नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदन आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ इतिहास की क्लास लेकर। और आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिहार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बाबर के जीवन के बारे में अध्ययन किया था। बाबर की मृत्यु आपने देखा कि 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं शासक बनता है। तो अब हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है, लेकिन हुमायूं के बारे में पढ़ने से पहले बाबर के जीवन से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य बच रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि कैसे पानीपत के युद्ध के बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद वो बैक टू बैक 3-4 लड़ाइयाँ लड़ता है, जैसे खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, उसमें विजय हासिल करता है। उसके बाद अगले ही घाघरा युद्ध के विजय के बाद अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के ही आराम बाग में दफना दिया गया था। लेकिन जब बाबर का वसीयतनामा पढ़ा गया तो उसमें बाबर ने लिखा हुआ था कि मैं काबुल की जनता से बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। तो फिर बाबर को आगरा के आराम बाग से निकाल कर, उसकी कब्र खोद कर निकाल कर उसे फिर काबुल ले जाया गया, वहाँ उसे दफनाया गया। तो इस तरह आप ध्यान रखना कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है। तो बाबर का मकबरा हो जाएगा आपका काबुल में। दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसे आगरा के ही आराम बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बाबर की वसीयत कुछ दिन बाद पढ़ी जाती है, उसमें बाबर ने ये मेंशन किया हुआ है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो इसलिए बाबर को आराम बाग से निकाल कर फिर काबुल में ले जाकर दफनाया गया। अतः बाबर का मकबरा वर्तमान में काबुल में स्थित है। तो इसके बाद दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी स्वयं लिखी थी। तो उससे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं, उसको देखते हैं यहाँ पे। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। दोस्तों, ये बाबर की आत्मकथा है, जो कि पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है। तो ये आपका चगताई तुर्क भाषा में है। बाबर ने खुद लिखी है तुझु के बाबरी, जो कि चगताई तुर्की भाषा में है। दोस्तों, बाबर तुर्क था और तुर्क में भी बाबर चगताई तुर्क था, इसलिए उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि तुझु के बाबरी किस लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके बाद तुझु के बाबरी में बाबर ने भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय, जो कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इनका जिक्र किया है। तो ये प्रश्न काफ़ी पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में भारत के किस शासक के शौर्य का वर्णन किया है। तो हैं आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय, जो बाबर के समकालीन थे और काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। इनके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और इनको काफ़ी शक्तिशाली राजा बताया है। दोस्तों, तो ये काफ़ी ही अच्छा प्रश्न है जो पूछा जाता है। इसकी अगली बात जो है तुझु के बाबरी से रिलेटेड, वो तुझु के बाबरी का अनुवाद फारसी में किन लोगों ने किया था। तो दोस्तों, तुझु के बाबरी तुर्की भाषा में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना, क्या नाम है इनका, तो अब्दुल रहीम खान, और एक और नाम आता है पाइंदा खान। तो इन लोगों ने बाबर की आत्मकथा तुझु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया।
फारसी में अनुवाद। तो ये अकबर के समय के हैं। अकबर के समय में अकबर के जो दरबारी नौरत्न थे उनमें अब्दुल रहीम खान खाना का भी एक नाम आता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की तुझी के बाबरी आत्मकथा जो है उसका फारसी में अनुवाद किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके बाबर की आत्मकथा से पूछे जाते हैं। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसको नेचर से, पेड़ पौधों से काफ़ी प्यार था, इसलिए बाबर ने अपने आत्मकथा में उनका काफ़ी जिक्र किया है। तो ये हो गया बाबर का मकबरा और बाबर की आत्मकथा तुझू के बाबरी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बाबर के बारे में और बात करें कि बाबर फारसी में कविताएं भी लिखता था। तो बाबर फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। उस शैली को कहते हैं मुबियान पद शैली। तो भारत में मुबियान पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो बाबर को ही माना जाता है। मुबियान पद शैली क्या है? पद मतलब कविता, पोएम। तो बाबर फारसी भाषा में कुछ कविताएं लिखता था। फारसी भाषा में कविताएं लिखता था तो उसकी जो शैली थी वो मुबियान पद शैली कही जाती है। तो भारत में उस तरह की पद शैली का शुरुआत बाबर ने ही किया, इसलिए मुबियान पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा हम आपसे बात करना चाहेंगे कि भारत में स्थापत्य कला में बाबर का क्या योगदान है। दोस्तों, बाबर प्रकृति से, पेड़ पौधों से काफ़ी प्रेम रखता था, इसलिए उसने जो 4 बाग बनाने की जो परंपरा है भारत में वो भी बाबर ने ही शुरुआत की थी। तो बाबर ने कुछ महत्वपूर्ण बाग बनवाए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आराम बाग जो कि आगरा में स्थित है। बाबर को पहले यहीं दफनाया गया था, अभी आपने देखा। तो आराम बाग कहाँ पे है? आगरा में है। इसका निर्माण भी बाबर ने करवाया हुआ है। इसके अलावा दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो दिल्ली में मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन का भी जो स्टार्टिंग है उसको बनवाने का प्रारंभ बाबर ने ही किया था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद यहाँ पे है, जैसे काबुली मस्जिद। तो काबुली मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये पानीपत में है। बाबर ने पानीपत में एक काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा एक तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपका है कि बाबरी मस्जिद विवादित जो बाबरी मस्जिद है, जो कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या में स्थित है। वर्तमान में ये विवादित ढांचा ही रह गया है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण भी बाबर के समय में हुआ था, क्योंकि बाबर अयोध्या कभी नहीं गया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था राम मंदिर की जगह पे। तो काफ़ी विवादित है, आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये 3 आपके जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के उदाहरण भारत में है। एक आराम बाग है, इसके अलावा काबुली मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया। कहाँ पे है? तो पानीपत में है। आगरा में आराम बाग है, इसका निर्माण बाबर ने करवाया। बाबर की मृत्यु आगरा में हो जाती है, तो बाबर को सबसे पहले आराम बाग में ही दफनाया गया था। उसके बाद काबुल ले जाया गया और बाबरी मस्जिद का भी निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। तो ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में अच्छे बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस तरह हम देख रहे हैं कि बाबर के जीवन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सबके बारे में चर्चा हुई है और इन सब से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब को ध्यान से देख के इसका नोट्स बना लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता है। दोस्तों, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बाबर का जीवन का अध्ययन हम कर रहे हैं और बाबर की मृत्यु जो है आपका 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र है वो उसका उत्तराधिकारी बनता है।
तो आइए देखते हैं बाबर के पुत्रों और उनकी संतानों के बारे में। तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र एवं 1 पुत्री भी थी। तो चारों पुत्रों का नाम इस प्रकार है। सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा पुत्र हिंदाल। तो बाबर के 4 पुत्र हैं, इनका नाम ध्यान रखना होता है। और बाबर की एक जो पुत्री थी उसका नाम देखने को मिलता है, पुत्री है उसका नाम है गुलबदन बानो बेगम। बाबर की एक पुत्री जो है आपका, उसका नाम हो जाता है गुलबदन बानो बेगम। तो बाबर की पुत्री गुलबदन बानो बेगम है और गुलबदन बानो बेगम का जो पति है उसका नाम देखने को मिलता है मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। तो ये बाबर के 4 पुत्र और उसकी एक पुत्री और उसकी पुत्री का पति। तो बाबर ने अपने वसीयत में या लिख दिया था कि, या फिर उसने हुमायूं को ये आदेश भी दिया कि अपने सभी भाइयों का विशेष ख्याल रखे। तो इसको देखते हुए हुमायूं जब शासक बनता है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। और यहाँ पे हम अगर डेट देखना चाहें तो 4 दिनों के बाद, यानी कि 30 दिसंबर 1530 को ही हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का जो उत्तराधिकारी है उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं वो 4 दिनों बाद 30 दिसंबर 1530 को राज्याभिषेक करवाता है। तो राज्याभिषेक के बाद हुमायूं अपने जो सभी भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस भाई को कौन सा प्रांत दिया गया। तो हुमायूं तो खुद शासक हो गया मुगल वंश का, और यहाँ पे हुमायूं ने क्या किया कि कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र दे दिया। काबुल व कंधार। ध्यान दीजिएगा कि शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने सभी भाइयों में अलग अलग प्रांत दे दिए। जैसे कि काबुल और कंधार का जो क्षेत्र है वो उसकी कमान कामरान को सौंप दिया। अस्करी को संभलपुर का क्षेत्र दे दिया गया। जो उसका तीसरा भाई है अस्करी, वो संभलपुर क्षेत्र का शासक बन गया। और हिंदाल है, इसको मेवात का शासक नियुक्त किया गया। इसके अलावा बाबर का एक और चचेरा पुत्र था, यानी कि हुमायूं का एक चचेरा भाई था, उसका नाम है सुलेमान मिर्जा। सुलेमान। तो सुलेमान मिर्जा को बदखसा तो इस तरह से शासक बनने के बाद हुमायूं अपने सभी भाइयों को कोई ना कोई क्षेत्र दे देता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कामरान को कौन सा प्रांत मिला था, काबुल और कंधार। अस्करी को संभलपुर का क्षेत्र दे दिया और हिंदाल अपने छोटे भाई को मेवात का क्षेत्र दे दिया। और इतना ही नहीं, अपने जो चचेरे भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदखसा का शासक बना दिया। ये जो बदखसा है, हुमायूं बाबर की मृत्यु से पहले हुमायूं खुद बदखसा का गवर्नर था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु या फिर राजा बनने से पहले हुमायूं किस प्रांत का गवर्नर था। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे कि बदखसा का गवर्नर कौन था पहले, हुमायूं। हुमायूं खुद बदखसा का गवर्नर बनाया गया था। जब बाबर की मृत्यु होती है उसके पहले वो यहाँ का गवर्नर था। तो शासक बनने के बाद हुमायूं ने वो जो प्रांत है वो सुलेमान मिर्जा अपने चचेरे भाई को सौंप दिया। तो इस तरह से हुमायूं अपने सभी भाइयों में
अलग अलग क्षेत्रों को वितरित कर देता है। और ये उसकी एक बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि उसके भाई सभी उसके सामने समस्या खड़ी करते हैं, खासकर कामरान। तो आगे हम अभी देखेंगे। तो ये सभी बातें ध्यान रखने योग्य है। ये बाबर के 4 पुत्र, उसकी पुत्री, उसका दामाद और अपने भाइयों में हुमायूं कैसे अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है, वो सब आपने यहाँ पे बोर्ड पे देखा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, शासक बनने के बाद हुमायूं का भी जीवन भी बहुत कठिनाइयों भरा रहता है। और एक इतिहासकार है लेनपुल ने तो यहाँ तक कहा है कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हम जब आगे देखेंगे तो दीन पनाह की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल का है। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो हुमायूं के संदर्भ में कहा गया है। लेनपुल ने हुमायूं को कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं का जीवन काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है और अंत में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये बात लेनपुल उसको कहता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हुमायूं का जीवन कैसे कठिनाइयों भरा रहा है। शासक बनने के बाद हुमायूं ने जो प्रमुख अभियान किए, उसको समझने से पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि हुमायूं के बहुत सारे दुश्मन थे। दुश्मन मतलब सबसे पहले नाम आता है अफ़गानों का। दोस्तों, आप जानते हैं कि हुमायूं के पिता बाबर ने अफ़गानों को हराकर पानीपत में इब्राहिम लोदी को मारकर मुग़ल वंश की नींव रखी थी। इसके अलावा घाघरा के युद्ध में भी अफ़गानों से उसका युद्ध हुआ था। तो जो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी या फिर अन्य जो अफ़गान थे, वे सभी मुग़लों को अपना शत्रु समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए एक काफ़ी विकट परिस्थिति थी उनसे उलझना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जब शासक बनता है हुमायूं, तो जो अफ़गान हैं वे इसके शत्रु रहते हैं। इसके अलावा बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, वो भी हुमायूं का शत्रु बना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हुमायूं ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन कौन से उसने लड़ाइयाँ जीती या फिर हारी, इन सब को यहाँ पे हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों 1531 में हुमायूं का एक कालिंजर अभियान होगा। कालिंजर अभियान 1530 30 के अंतिम जो तिथि है 30 दिसंबर 1530 को तो शासक ही बनता है और अगले 6 महीने के अंदर ही वह कालिंजर के दुर्ग पर घेरा डालता है। कालिंजर के दुर्ग को कई दिनों तक घेरे रहने के बाद अंत में संधि कर लेता है, कोई युद्ध नहीं होता है। तो इसलिए कोई युद्ध नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर के दुर्ग पर घेरा डाला था, अभियान किया था, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ, अंततः संधि कर ली गई थी। तो ये आपका कालिंजर का अभियान है। किस वर्ष किया गया? 1531 में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो हुमायूं के द्वारा। इसके अलावा अगले साल फिर 1532 में यहाँ पे चुनारगढ़, दोस्तों 1532 में ही चुनारगढ़ पे हुमायूं ने घेरा डाला। चुनारगढ़ का शासक उस समय, चुनारगढ़ जो है बनारस, यूपी में बनारस के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो चुनारगढ़ में उस समय चुनारगढ़ शेर खां के नेतृत्व में था। यही शेर खां जो आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो हुमायूं, शेर खां चूँकि एक अफ़गान था, तो हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले को घेर रखा था बहुत दिनों तक और वहाँ पे अंततः वहाँ भी संधि कर ली गई। और संधि करने के बाद शेर खां ने अपने
पुत्र कुतुब खां। शेर खां का पुत्र का नाम है कुतुब खां। तो शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को अपनी सेना के साथ हुमायूं के साथ भेज दिया, हुमायूं की सेवा में भेजा। तो यहाँ पे हमें शेर खां की कूटनीति के बारे में पता चलता है कि कैसे शेर खां भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं था, ऐसा उसने युद्ध में उलझना ठीक नहीं समझा और उसने हुमायूं के सामने संधि कर लेता है और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। यही शेर खां, यही सब जो संधियाँ है, हुमायूं घेरा डालता है लेकिन युद्ध नहीं करता है, अपना समय और अपनी धन बर्बाद करता है, अंत में संधि कर लेता है। यही सब हुमायूं के जीवन में इतिहासकारों ने इसको बड़ी भूल की संज्ञा दी है, क्योंकि यही शेर खां आगे चल के हुमायूं को भारत से निर्वासित करने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हुमायूं शासक बनने के बाद 2 बड़े बड़े अभियान तो करता है लेकिन युद्ध नहीं हो पाता है, अंत में संधि कर लेता है बहुत दिनों तक घेरा डालने के बाद। वो आपका पहला अभियान कालिंजर का अभियान है, दूसरा अभियान चुनारगढ़ का अभियान है। तो इसके बाद 1532 में ही एक युद्ध लड़ा जाता है, उसको बोलते हैं दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 में ही लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और इब्राहिम लोदी जो शासक था लोदी वंश का, जिसको पानीपत के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था, उसी इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। तो दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी और महमूद लोदी पराजित हुआ था। तो ये आपके जो बाबर के शासक बनने के बाद जो महत्वपूर्ण 3 अभियान हैं, कालिंजर का अभियान 1531 में, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था, संधि कर ली गई थी। दूसरा 1532 में हुमायूं के द्वारा चुनारगढ़ को घेरा गया लेकिन युद्ध नहीं हुआ। शेर खां ने, चुनारगढ़ का शासक जो था शेर खां, हुमायूं से संधि कर लेता है और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। उस 1532 में फिर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ हुमायूं की युद्ध होती है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और महमूद लोदी की पराजय होती है। तो ये महत्वपूर्ण 3 युद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, वह मेवाड़ और मालवा के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करता रहता था। तो हमें यहाँ पे हुमायूं का गुजरात के अभियान को देखना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हुमायूं के द्वारा गुजरात अभियान, तो गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, वह अफ़गानों को अपने यहाँ शरण देता था। इसलिए हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में शत्रुता का कारण यही था कि बहादुर शाह अफ़गान जो थे उनको अपने यहाँ शरण देता था। तो इसलिए ये भी एक कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि जो बहादुर शाह है, गुजरात का शासक कौन है, वो है बहादुर शाह, जो एक शक्तिशाली शासक था, गुजरात का एक शक्तिशाली शासक था। तो इसने यह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। मेवाड़ वही मेवाड़ है जिस आपने देखा कि खानवा युद्ध में राणा संगा जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। तो मेवाड़ निश्चित रूप से तो मुग़लों के अंडर में था, लेकिन उसने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो बहादुर शाह मेवाड़ पे आक्रमण करता है और मेवाड़ की जो शासक है उसका नाम है विक्रमाजित, जो कि अभी बहुत ही अल्प आयु का है, क्योंकि महाराणा संगा की मृत्यु हो चुकी है और राणा संगा की जो विधवा पत्नी है उनका नाम है रानी कर्मावती, जो कि राणा सांगा की विधवा हैं। राणा सांगा की विधवा
रानी कर्मावती और इन्हीं का पुत्र विक्रमाजित जो कि शासक है और उसकी ये संरक्षिका हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बहादुर शाह इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेवाड़ पे अटैक करता है और अपने को खतरे में देखकर रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी। रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास दोस्तों, तो रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से बचने के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास एक संदेश भेजा, अपनी उसमें राखी भेजी कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो इस तरह हुमायूं कहते हैं कि हुमायूं रानी कर्मावती की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो रुक जाता है। हुमायूं रानी कर्मावती को अपना बहन मानता है इतिहास के अनुसार, और राखी प्राप्त करने के बाद हुमायूं कर्मावती की रक्षा के लिए सेना लेकर दिल्ली से निकलता तो है, लेकिन रास्ते में रुक जाता है, जो कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहादुर शाह का ये पूरा भरोसा था कि हम मुस्लिम शासक हैं, हुमायूं भी मुस्लिम है, अतः वो हम पे अटैक नहीं करेगा, चूँकि हम एक गैर मुस्लिम शासक के खिलाफ़ युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और इसकी ये बात सही भी निकली। हुमायूं निकलता तो है, लेकिन रास्ते में ही रुक जाता है और बहादुर शाह का आक्रमण मेवाड़ पे होता है। और मेवाड़ में कुशल नेतृत्व का अभाव है, क्योंकि यहाँ पे विक्रमाजित जो अल्प आयु के हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है सांगा की। तो इसमें मेवाड़ को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और अंततः कोई भी उपाय न देखने के बाद रानी कर्मावती के द्वारा 8 मार्च 1535 की घटना है। 8 मार्च 1535 को रानी कर्मावती के द्वारा साका किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक साका वर्ड देख रहे हैं आप। साका का मतलब होता है साका 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर और केसरिया दोनों को मिल से साका वर्ड बना हुआ है। साका का मतलब होता है कि जब युद्ध में पराजय निश्चित होती है, हार नज़दीक होता है, तो जो महिलाएं होती हैं, सैनिकों की जो महिलाएं होती हैं, वे जौहर करती हैं, यानी कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूद जाती हैं। और जो उनके पति होते हैं, जो सैनिक होते हैं उस राज्य के, वे अपने सर पे केसरिया बांध के युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। कौरव या मौरव वाली स्थिति हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं साका। और ये मेवाड़ का, राजस्थान का दूसरा साका है। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बारे में आप जानते होंगे। रानी पद्मावती ने भी साका किया था, यानी जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हारने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे 8 मार्च 1535 को बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक है, इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की जो रानी है कर्मावती, जो कि वो विधवा हैं, उनके पति रणसंगा की मृत्यु हो चुकी है खानवा का युद्ध के बाद से। तो रानी कर्मावती अपने छोटे अल्पवयस्क पुत्र विक्रमाजित के साथ इनका सामना नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्होंने हुमायूं को पत्र भेजा है, राखी भेजा है, अपना भाई बोला है और उनसे रक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन हुमायूं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अंततः रानी कर्मावती अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने अन्य दासियों और पटरानियों के अपने दासियों के साथ जौहर करती हैं, और जो मेवाड़ के जो सैनिक होते हैं वे केसरिया करते हैं, यानी कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है साका। दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है बहादुर शाह और मेवाड़ का जो अभियान है। साका के बाद हुमायूं को ये बात बहुत ही बुरी लगती है निश्चित रूप से, और वह फिर से इसके बाद वह बहादुर शाह का पीछा करता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करते हुए गुजरात तक पहुँचता है, और गुजरात पे, मांडू पे, ये सब पे हुमायूं का अधिकार हो जाता है। तो ये पूरी स्टोरी जो है आपको बताई गई है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बहादुर शाह शासक कहाँ का था, उसने मेवाड़ पे कब अटैक किया था,
साका कब किया गया था, उस समय मेवाड़ की रानी कौन थी, करमावती थी, हुमायूं को उसने पत्र भेजा था, ये राणा सांगा की विधवा पत्नी थी। तो इस तरह हम देखेंगे कि बहादुर शाह मेवाड़ को लूटपाट करने के बाद जब हुमायूं इसका पीछा करता है तो बहादुर शाह हुमायूं के सामने उलझने के लिए डरता है और वह भागता रहता है और अंततः हुमायूं बहादुर शाह गुजरात पे, मांडू पे और भी कई सारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लेता है। तो इसके बाद दोस्तों इसी बीच जब हुमायूं गुजरात का अभियान कर रहा है, बहादुर शाह का पीछा कर रहा है, इसी बीच बिहार और बंगाल के क्षेत्र में एक अफगान शेर खां अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। तो हुमायूं का जो अगला जो मुकाबला होगा वो शेर खां से होगा और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे चौसा का युद्ध में और फिर बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार होती है और उसके बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है और शेर शाह सूरी भारत में सूरी वंश का स्थापना करता है और शासक रहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें अगला जो लेक्चर में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हुमायूं का शेर शाह सूरी से संघर्ष। तो इस तरह से आपने देखा कि हुमायूं शासक बनता है, अपने भाइयों में अपने राज्यों का बंटवारा कर देता है और फिर वो कालिंजर, फिर आप चुनारगढ़ पे घेरा डालता है, लेकिन युद्ध नहीं हो पाता है, संधि कर ली जाती है। फिर दोहरिया के युद्ध में महमूद लोधी को पराजित करता है। फिर इधर बहादुर शाह के मेवाड़ पे आक्रमण करने के क्रम में उसे रानी करमावती का एक संदेश मिलता है, उसमें रक्षा की मांग की जाती है। तो उसके बाद वह बहादुर शाह के पीछे उलझता है और उसका वो पीछा करते करते गुजरात वगैरह क्षेत्रों में भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद हुमायूं जब वापस उधर से लौटता है तो इधर बिहार बंगाल के क्षेत्र में शेर शाह सूरी अपनी एक शक्ति मजबूत कर लेता है और फिर चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके बाद से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।